हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, झारखंड में पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है। पैसा एक्ट 1996 झारखंड में पूर्णतः लागू हो गया है और ये 2 जनवरी 2026 से झारखंड में जो झारखंड सरकार के द्वारा गजट प्रकाशित किया गया उसके अनुसार ये लागू कर दिया गया है। किन जिलों में ये पूर्णतः लागू है और किन जिलों में आंशिक रूप से लागू किया गया है, तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये जेपीएससी जेएसएससी कक्षपाल के लिए जो फॉर्म फिलअप होना है उसके लिए और बहुत सारे जो परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो ये सेशन को मिस मत कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो क्या कहता है ये, पहले हम जानते हैं कि ये पैसा कानून आखिर क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। जब झारखंड में पहले से पंचायती राज लागू था तो फिर पैसा क्यों लागू किया गया, चलिए पहले समझते हैं, पूरा इसका विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये है क्या। भारत में जो जनजातीय समुदायों की कुल आबादी लगभग कितनी है, 8.6%। ठीक है, इस जो जनजातीय आबादी है कितना है इंडिया में, 8.6%। ठीक है, तो जो 8.6% जो जनजातीय आबादी है, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद जो 244 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति कब अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा, जहां जनजातीय आबादी ज़्यादा रहेगी। और इंडिया में टोटल जनजातीय आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 6% है। ठीक है, 6% है। अब आगे चलिए, जनजातीय लोगों को अपने स्थानीय संसाधन, अपने विकास या सामाजिक जीवन पर जो कंट्रोल हो सके, उसके लिए 1993 में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। ये सभी जानते हैं कि 73वां संशोधन क्यों किया गया था, ताकि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे पंचायत का निर्माण किया जा सके, पंचायती राज संस्था का निर्माण किया जा सके, ताकि लोगों की भागीदारी बढ़े, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जमीनी स्तर पर लोग जुड़ें और क्या बोल सकते हैं, लोकतंत्र को मजबूती मिले। ठीक है, 73वां संशोधन उसी पर्पज से किया गया था। 73वां जो संशोधन हुआ ये आदिवासी अनुसूचित जो क्षेत्र थे उन पे अपने आप लागू नहीं हुआ ये। ठीक है, इसको लागू करने के लिए 1996 में 23 या 24 दिसंबर 1996 को पेशा अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों की स्वशासन व्यवस्था, यानी कि उसका जो शासन करने का, खुद का जो शासन वो अपने से संभालें, उनके लिए उन्हें शक्तियां मिल सकें। यह ऐतिहासिक कानून जनजातीय समुदायों को स्वशासन के लिए शक्ति प्रदान करता है, यानी उन्हें खुद के शासन को चलाने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करता है। कौन, पेशा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 कब हुआ था, 23-24 दिसंबर को। ठीक है, यह ऐतिहासिक कानून जनजातीय समुदायों को स्वशासन के लिए क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। जनजातीय समुदायों को जो भी है वहाँ पे भूमि, जल, वन और जो जंगलों से जो उपज प्राप्त होता है वो, उनकी संस्कृति और उनकी जो शासन प्रणाली है उन पे उनका जो अधिकार है उसे वो बहाल करता है। पेशा अधिनियम उन अधिकारों को बहाल करता है। पेशा अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था या 73वां संशोधन के प्रावधानों को आदिवासी बहुल 5वीं अनुसूचित के जो क्षेत्र हैं, किन क्षेत्रों में, जो 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं उन्हें, उन क्षेत्रों में पूर्णतः लागू करता है। 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य उसमें सम्मिलित करते हैं, तो उनमें टोटल 10 राज्य हैं हमारे। कितना राज्य है, 10 राज्यों में आपको अनुसूचित क्षेत्र के राज्य सम्मिलित हैं। उन राज्यों के नाम हैं, आपको पता होगा। ये जो 10 राज्य हैं कौन कौन हैं, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। इन राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र मौजूद हैं, इसीलिए इन्हें 5वीं अनुसूची के क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों की, यानी कि आदिवासी समुदायों की, जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी जो भागीदारी बढ़ेगी, उसके लिए ही
पेशा कानून बनाया गया। इसका जो मूल आधार ही है जनजातीय समुदायों को अपने ग्राम शासन व्यवस्था पर अधिक अधिकार पर प्रदान करना, यानी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाए ताकि उनका उन क्षेत्रों पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो, यानी उनकी भागीदारी बढ़े। अब हमारे जो झारखंड में ये लागू हुआ है, तो यह किन किन जिलों में पूर्णतः लागू है, कहाँ आंशिक रूप से लागू किया गया है, क्या क्या संशोधन किए गए हैं, इसे हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। जिन जिलों में ये लागू किया गया है वे जिले हैं रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। यानी कि इन 13 जिलों में पंचायती का जो नियम आया है, पेशा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट, ये आपको पूर्णतः इसमें लागू हैं। और आंशिक रूप से जो लागू किए गए जिले हैं वे हैं पलामू, गोड्डा, गढ़वा, अर्थात इन जिलों के कुछ ही प्रखंडों में ये पेशा का जो प्रावधान है वह लागू होगा। झारखंड गठन के लगभग 25 सालों के बाद ये व्यवस्था लागू की गई है, यानी कि 2 जनवरी 2026 से ये झारखंड में लागू हो गया है। अब इसमें कितने चैप्टर हैं? कुल टोटल 17 अध्याय इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं? टोटल 17 चैप्टर में आप देखिए, पहला चैप्टर जो क्या कहता है, पहला चैप्टर में है आपका, अधिकतर चैप्टर में आपको जो भी गजट प्रकाशित होता है उसमें आप देखेंगे पहला चैप्टर में डिफिनेशंस वगैरह दिया रहता है, क्या क्या शॉर्ट फॉर्म है, क्या क्या नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिफिनेशन को डिफाइन कर दिया कि क्या है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट। ठीक है, उसको इसमें डिफाइन किया गया है। या पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली कब बना? 2025 में। लागू है कब से है? 2 जनवरी 2026 से। यह नियमावली पंचायत उपबंध 2025, यानी कि झारखंड का जो नियमावली बना था उसके कब बना था? ये 2025 में। लागू है हमारा 2026 2 जनवरी 2026 से। यह सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि लागू हो गई 2026 2 जनवरी 2026 से। विस्तार झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में होगा, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन बनता भी है, स्वाभाविक सा है कि जिला टोटल 24 है, लागू हो रहा 16 में, आखिर क्या भाई क्या बात है? तो हर जगह लागू नहीं होगा ना, जो क्षेत्र होंगे अनुसूचित क्षेत्र उनमें ही लागू होगा। ये झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा। तो जो 16 जिले हैं वे अनुसूचित जिलों की श्रेणी में आते हैं। उनमें से 13 आपका पूर्णतः लागू किया गया 13 जिलों में, और 3 जिलों में आंशिक रूप से लागू किया गया इसको। ठीक है, तो इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं हर एक चैप्टर में क्या क्या है, तो पहला चैप्टर तो हम जो देख रहे हैं उसमें तो डेफिनेशंस वगैरह दिया हुआ है, वैसे ही है। दूसरा चैप्टर आएगा उसमें ग्राम सभा का जो भी है क्या क्या उसका जो सीमा है, उसके अंदर क्या क्या काम करेगा, वो है दूसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर में है कि प्रारंभिक जो भी पारंपरिक ग्राम सभा की जो बैठकें होगी वो कब कब होगी, कैसे होगी, उसके बारे में बतलाया गया तीसरा चैप्टर में। चौथा चैप्टर जो कहता है चौथा अध्याय में ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सहायक सचिव के कर्तव्यों के बारे में उसमें बतलाया गया चौथा चैप्टर में। पांचवा जो चैप्टर है उसमें बतलाया गया ग्राम सभा के बैठक का संचालन एवं निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होगी वो 5वें अध्याय में बतलाया गया है। छठा अध्याय इसका बतलाता है ग्राम सभा का जो भी कोष होगा, यानी कि जो फंडिंग वगैरह की जो व्यवस्था की गई है वो छठा चैप्टर में बतलाया गया है। 7वां में बतलाया गया है कि जो सामुदायिक संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, 7वां चैप्टर में है। 8वां चैप्टर बोल रहा है कि परंपराओं का संरक्षण एवं विषयों का निपटारा, यानी कि जो भी परंपराएं हैं उनका संरक्षण और उन विषयों का निपटारा कैसे किया जाएगा। विकास योजनाओं का अनुमोदन, लाभार्थियों की पहचान या सामाजिक क्षेत्रों का जो संस्थाएं हैं उनके कार्यों पर नियंत्रण, यानी अस्पताल, स्कूल वगैरह जो है आपके लोकल में उनका भी जो प्रबंधन है ग्राम सभाओं के द्वारा कैसे किया जाएगा उसके बारे में बतलाया गया है। भू अर्जन और पुनर्स्थापन का जो नियम है वो चैप्टर 10 में बतलाया गया है। चैप्टर 11 क्या कहता है? लघु जल निकायों का प्रबंधन, यानी कि जो भी आपके आसपास में जो लघु जल निकाय हैं उनका प्रबंधन मैनेजमेंट उसका कैसे करना है वो चैप्टर 11 में बतलाया गया है।
चैप्टर 12 बतलाता है लघु खनिज, यानी कि आपके आसपास के क्षेत्रों में जो मिट्टी है, मुरम है या और भी कुछ छोटे हैं, जैसे बालू वगैरह भी है, उसका प्रबंधन एनजीटी के अनुसार जो बालू का जो मैनेजमेंट होता है कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक आप बालू उठाव नहीं कर सकते हैं, जो कभी कभी सुनते हैं ना कि बालू बंद हो गया, तो वो सब का भी प्रबंधन कौन करेगा? ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाएगा। चैप्टर 13 बोलता है कि मादक द्रव्यों का नियंत्रण, यानी कि जो पेय पदार्थ यानी कि जो शराब वगैरह है उसका नियंत्रण भी कौन करेगा? ग्राम सभा के द्वारा। उसका भी नियंत्रण का जो उपबंध है 13वें चैप्टर में है। 14वां चैप्टर बोलता है लघु वन उपज, यानी कि जो पत्ती वगैरह जंगलों में जो पत्तियां, लकड़ियां, ये सब का जो कैसे कैसे उपयोग करना है, महुआ का फूल वगैरह का, इन सभी का प्रबंधन 14 नंबर चैप्टर में दिया है। ठीक है। चैप्टर 15 कहता है कि जो भी संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन, यानी कि जो भी जमीन संबंधी जो भूमि है, भूमि को कैसे उपयोग करना है, बंजर ना रहे, कोई भी कृषि योग्य भूमि है उसको यूज कैसे करना है, उसका हमेशा संचालन कैसे लोग करेंगे। जो भी मान लीजिए प्रवासी मजदूर गए हुए हैं तो उनका जो खेत वगैरह छूटा हुआ है तो वो खेत परती ना रहे। ठीक है। जो उपजाऊ भूमि है उसे परती ना छोड़ा जाए, उसके लिए भी क्या प्रबंध है? चैप्टर नंबर 15 बतलाया संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन। चैप्टर 16 बोलता है बाजारों का प्रबंधन, यानी कि जो बाजार आपके जो क्षेत्र में लगेगा, ग्राम सभा के क्षेत्र में या और आपके इलाके में लगने वाला जो बाजार, मेला या पारंपरिक जत्रा वगैरह जो लगता है हर क्षेत्र में, पशु मेला संबंधित जितने भी नियम कानून हैं वो बाजारों का प्रबंधन भी ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाएगा। और जो अंतिम चैप्टर है वो है उधार पर नियंत्रण। तो आइए एक एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से बोरिंग लगने लगता है। ठीक है। तो पहला जो अधिनियम है, इसका जो बैठक अधिनियम क्या कहता है? तो अधिनियम से मतलब संबंध है कि पंचायत उपबंध बैठक से अभिप्रेत है पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक। सचिव से क्या अभिप्रेत है? ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव। सहायक सचिव से अभिप्रेत है ग्राम सभा द्वारा चुने गए पंचायत सहायक अथवा अन्य सदस्य। ग्राम सभा अध्यक्ष, अब देखिए ग्राम सभा अध्यक्ष किसको किसको बोलेगा उसको अब देखिए। अनुसूचित क्षेत्र के जो पारंपरिक ग्राम सभा की जो हमारे जो परंपराएं हैं ना, लोकल शासन व्यवस्था, उसके अंतर्गत जो जो हैं, जैसे कि हो समुदाय का मुंडा, मानकी, देवरी, जे खड़िया समुदाय में जो डोकलो सोहोर, मुंडा समुदाय में हाथू मुंडा, पढ़ा राजा, उरांव समुदाय में महतो, पढ़ा राजा, पहान, या इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो तो उन्हें क्या जाना जाएगा? ग्राम सभा का अध्यक्ष। अनुसूचित क्षेत्र किसे बोलेगा? अनुसूचित क्षेत्र है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 खंड 1 एवं झारखंड गजट 2007 के अनुसार घोषित 5वीं अनुसूची के क्षेत्र, उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहेगा। ग्राम सभा किसे कहा जाएगा? ग्राम सभा बोला जाएगा झारखंड राज्य अधिनियम 2001 की धारा 3 में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्रों की पारंपरिक ग्राम सभा, उसे होगा ग्राम सभा कहा जाएगा। ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति। ऐसे ही हर एक चैप्टर में डिटेल से वर्णन दिया गया है, हम एक एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पीएससी में या जेएसएससी में एक छोटा सा टर्म दे देता है कि इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है। तो इसीलिए इसका एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है और आएगा ही आएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जेपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चैप्टर 2 क्या बोलता है? पारंपरिक ग्राम सभा एवं उनकी सीमाओं का प्रकाशन। ठीक है। जो पारंपरिक ग्राम है, ग्राम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की मान्यता और उसका जो प्रकाशन होगा की जिम्मेदारी उपायुक्त की होगी। ठीक है। उपायुक्त प्रखंड स्तर पर एक टीम का गठन करेंगे। ये जो पारंपरिक ग्राम सभा उनकी सीमाओं का जो प्रकाशन है किनकी जिम्मेदारी होगी? उपायुक्त की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा राजस्व ग्राम के समान होगी। जो 2 परिवर्तन किए गए थे ना, मैं बोला था शुरू में ही कि 2 परिवर्तन किए गए थे, तो उनमें पहला जो परिवर्तन था कि हर एक राजस्व ग्राम को ही एक ग्राम सभा माना जाएगा। पहला जो चेंजेज आया था ना, जो 2 चेंजेज के साथ ही प्रकाशित किया गया है, तो इसमें पहला चेंजेज है राजस्व ग्राम ही ग्राम सभा होगा, और दूसरा चेंजेस था कि जो दंड स्वरूप, जो मान लीजिए दंड की राशि किसी अपराध के लिए जो दंड की राशि थी निर्धारित थी पहले 10,000, अब उस दंड राशि को घटा के 2,000 किया गया है। क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ना आर्थिक रूप से बहुत से कमज़ोर वर्ग के लोग भी होते हैं, तो किसी अपराध के लिए यह राशि 10,000 रुपये देना थोड़ा अधिक था, इसीलिए उसे चर्चा की गई। ठीक है। कि विधानसभा में चर्चा से इसे पारित किया गया कि नहीं, वो राशि घटा के 2,000 कर देनी चाहिए, तो ये मान लिया गया और इसे संशोधन के साथ पारित कर दिया गया कि हाँ मैक्सिमम जो अधिकतर जो दंड राशि होगी वो 2,000 तक ही लगाना होगा। ठीक है।
तो वैसे ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं चैप्टर 3 क्या कहता है। चैप्टर 3 की ओर थोड़ा देख लीजिए। चैप्टर 3 में है आपका कि जो ग्राम सभा की बैठक है उससे संबंधित बात किया गया है। ग्राम सभा की बैठक में माह में कम से कम एक बार जरूर होगी, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक कम से कम महीने में एक बार होगी, और उसमें जो शर्त है कि सदस्यों की कुल संख्या 1/10 सदस्य अथवा 50 सदस्य जो भी कम हो, लिखित अपेक्षा किए जाने पर या ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त द्वारा अपेक्षित किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक ऐसी अपेक्षा को 7 दिनों के भीतर बुलाई जा सकेगी, ठीक है। पूरा डिटेल से है, इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा। और ग्राम सभा की जो बैठकों का स्थान है उसके बारे में बतलाया गया है कि ग्राम सभा का कहाँ पे किया जाएगा। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाएगी, यानी कि ये जो बैठक होगी वो सार्वजनिक रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। चैप्टर 4 ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सहायक सचिव के कर्तव्य, उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है कि जो ग्राम सभा के अध्यक्ष पर जो व्यक्ति रहेगा वो परंपरा से प्रचलित जो रीति रिवाज है उसके अनुसार ही मतलब सब कुछ चलाएगा। जैसे मान्यता प्राप्त मांझी, मुंडा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जो जाना जाता है, और उसकी जब मृत्यु होगी या वो पद त्याग देगा तो या किसी कारण से भी पद खाली होता है तो परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार नए ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव या पद रिक्त होने के 1 महीने के अंदर किया जाएगा। यानी कि जब किसी भी अध्यक्ष का यानी कि मृत्यु अगर होता है या वो किसी भी कारणवश मान लीजिए कि ना वो सीट वैकेंट हो जाता है तो जो उसका जो चुनाव है वो ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव 1 महीने के अंदर कर लिया जाएगा। और चुनाव होने के बाद 10 दिनों के अंदर इसकी सूचना आप प्रखंड विकास पदाधिकारी या जो सह सचिव पंचायत समिति का है उसको आप उपलब्ध करा देंगे। इसको ये कराना अनिवार्य होगा, लिखित रूप से ये उपलब्ध करा देना होगा कि हाँ हमारा नया ग्राम अध्यक्ष ये बन गया है, ठीक है। और अपना एक सहायक सचिव होगा। बैठक के अध्यक्षों की कर्तव्य और शक्तियाँ ये भी दिया गया है इसमें, ठीक है। ब्रीफ से हम देख ले रहे हैं हर एक चैप्टर का क्या क्या है, चैप्टर वाइज देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको थोड़ा सा देख लिया जाए। चैप्टर 5 देखिए, ग्राम सभा की बैठक एवं संचालन एवं निर्णय की प्रक्रिया, ठीक है। ग्राम सभा जो भी ग्राम सभा की बैठक होगी और संचालन उसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष ग्राम सभा की राय ग्राम सभा के अध्यक्ष समक्ष विचारार्थ या जो भी मुद्दा है उसका चर्चा किया जाएगा। उसमें सर्वसम्मति से कोई भी निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा, यानी कि सभी का उसमें समर्थन होना चाहिए, सभी की मर्जी से होनी चाहिए, कोई भी फैसला किसी के अकेले नहीं होगा। जो ग्राम सभा का जो कोष होगा यानी फंडिंग का जो भी व्यवस्था है वो किस तरह से होगा, प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित करेगी यानी एक फंडिंग का व्यवस्था करेंगे जो 4 भागों से मिलकर ग्राम कोष कहलाएगा। कैसे कैसे कहलाएगा, एक अन्न कोष हुआ यानी कि अन्न वगैरह का भी आप कीजिए, श्रम कोष यानी कि लेबर का जो भी मेहनत उन्नत है, वस्तु कोष कुछ सामान वगैरह कीजिए, या नगद वगैरह जो कैश वगैरह का भी कुछ है, नगद कोष जिसमें निम्नलिखित जमा होंगे। नगद कोष में क्या क्या रख सकते हैं, धान, प्रोत्साहन राशि, दंड राशि, शुल्क राशि, लघु वन उपज से प्राप्त रॉयल्टी या तालाब लीज से प्राप्त राजस्व, बाजार संबंधन शुल्क, बालूघाट से प्राप्त शुल्क या जो भी इससे प्राप्त होगी, एवं अन्य आय से प्राप्त जो भी राशि है वो कोष में ही जमा होगी। किस कोष में, जो सभा का कोष बनेगा ग्राम सभा का ना, उस कोष में ही वो जमा हो गई। ये कोष के बारे में डिटेल दिया हुआ है चैप्टर 6 में, ठीक है। चैप्टर 7 बोलता है सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन। सामुदायिक संसाधन क्या क्या है आप एक बार देख लीजिए। सामुदायिक संसाधन में हमारा क्या क्या आ रहा है, इसमें देखिए आपका जो भी परंपरा के रूढ़ी जन्य विधि सामाजिक एवं धार्मिक प्रावधानों का प्रबंध कर सकेगी। परंपरागत जो ग्राम सभा या उसके स्थानीय समिति पारंपरिक क्षेत्र के सीमा के भीतर अवस्थित सामुदायिक संसाधन, उनका रख रखाव यानी अस्पताल, स्कूल या और भी कोई भी जो सामुदायिक भवन है उसका कैसे कैसे रख रखाव, उसका प्रबंधन, ये सारा जिम्मेदारी किसका होगा, ग्राम सभा का होगा, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, ग्राम सभा की, ठीक है। चैप्टर 8 है परंपराओं का संरक्षण एवं विवादों का निपटारा, यानी कि जो भी है परंपराओं का दस्तावेजीकरण या संरक्षण कैसे करना है तो उसको कैसे कीजिएगा। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीय समुदायों एवं समुदाय के रूढ़िजन्य विधि सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का धारण करेगी और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, ठीक है। राज्य सरकार ऐसे संकल्प प्राप्ति के 30 दिनों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की गठन करेगी जो 90 दिन के अंदर अपनी सलाह राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।
चैप्टर 8 हो गया। चैप्टर 9 बहुत डिटेल में हम शॉर्ट में कोशिश कर रहे हैं बतलाने का। चैप्टर 9 बोल रहा है विकास योजना का अनुमोदन, लाभार्थियों का पहचान एवं सामाजिक क्षेत्रों के संस्थाओं के कार्यों पर नियंत्रण। यानी कोई भी लाभ या आएगा उसको ये लोग पंचायत, कोई भी सरकारी विभाग या कोई अन्य संस्था के लिए अनिवार्य होगा कि वह गांव की योजनाओं एवं परियोजनाओं को लागू करने के लिए संबंधित ग्राम सभा या पंचायत समिति या जिला परिषद जैसी स्थिति हो, परियोजना के भौगोलिक क्षेत्रानुसार स्वीकृति प्रदान करेंगे और जो भी लाभार्थी हैं उन्हें वो सिलेक्ट करेंगे कि उन्हें ये लाभ पूर्णतः मिल जाए। ठीक है। चैप्टर 10 की ओर देखिए। चैप्टर 10 है भूअर्जन एवं पुनर्स्थापन। इसका क्या क्या नियम है। भूअर्जन एवं पुनर्स्थापन विषय अंतर्गत ग्राम सभा से पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी। यानी कि कभी भी किसी का भी जगह जो भूअर्जन यानी पुनर्स्थापन को जो भी होगा उसके लिए पहले सहमति किनसे ली जाएगी, ग्राम सभा से आपको उसका सहमति लेना होगा। ठीक है। एवं उक्त विषय पर विचार हेतु ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में कोरम की बाध्यता अनिवार्य होगी। चैप्टर 11 देखिए लघु जल निकाय का प्रबंधन, यानी जल स्रोत का नियोजन एवं प्रबंधन ये सब ग्राम सभा करेगी। जल स्रोतों का प्रबंधन एवं उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि आगामी पीढ़ियों के लिए बरकरार रखा जा सके। यानी कि इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात की गई है कि जो जल संसाधन हैं उन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए बरकरार रखा जाए एवं सभी प्रकार का इस पर बराबर अधिकार हो, सभी ग्रामीणों का इस पर बराबर अधिकार हो। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 1 हेक्टेयर तक के लघु जल निकायों को ग्राम पंचायत के द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और 1 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के क्षेत्रगत जल निकायों एवं पंचायत समिति के द्वारा 1 से ज़्यादा प्रखंड के अंतर्गत लघु जल निकायों का प्रबंधन जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा प्राप्त 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत योजना पर निर्णय देना होगा, अन्यथा योजना स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। चलिए चैप्टर 11 हो गया। चैप्टर 12 हम डिटेल उतना नहीं बता रहे हैं, शॉर्ट में बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। मछली, मखाना, पानी, फल एवं अन्य उत्पाद जो भी तालाब उलाब में होगा ना, सभी व्यक्तियों को गांव के क्षेत्र में अधिक स्थित प्राकृतिक जल संसाधनों के परंपरा के अनुसार निजी उपयोग के लिए मछली पकड़ने का समान अधिकार होगा। ठीक है। डोभा, पोखर, आहर एवं जो भी है जल स्रोत सभी का बराबर हक है। हर एक चैप्टर को एक बार डिटेल में देखिएगा। चैप्टर 12 लघु खनिज। लघु खनिज ग्राम सभा द्वारा मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम जो भी है लघु खनिज आपके क्षेत्र में उनमें सभी को अधिकार है। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी, पत्थर, बालू, मोरम इत्यादि जो भी अन्य जल लघु खनिज के ग्रामीण परंपरागत प्रथाओं के अनुसार सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करना होगा। चैप्टर 13 की ओर चलिए। चैप्टर 13 आपका कहता है कि मादक द्रव्यों का नियंत्रण, यानी कि जो मादक पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों में आम बात है, वो मादक द्रव्यों का जो खरीद बिक्री विषय, नशा मुक्ति के विषय पर ग्राम सभा की महिला सदस्यों का दृष्टिकोण के अनुसार इस संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी। और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के प्रारंभिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्टि किसी क्षेत्र में ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, यानी कि कोई बनाना या मतलब जैसे बहुत से हैं ना लोकल में बनाया जाता है शराब की खरीद बिक्री, या बिना मतलब का बाहरी चीज़ अतिक्रमण नहीं हो सकेगा। इसमें आपको इसका जो क्या बोल सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत ढंग से जो चावल से उत्पादित देशी शराब, यानी जो हड़िया दरुआ बोलते हैं ना, महुआ शराब, पचवई, बोड़े, डियंग, झरदा इत्यादि का जो भी विनिर्माण, उत्पादन, उपभोग, भंडारण आदि शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में जो द्वारा इली, महुआ शराब, पचवई, बोड़े, डियांग, झरदा इत्यादि का जो घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपयोग किए जाने के लिए जो नियम किया जा सकेगा वो ग्राम सभा की सहमति से ही किया जाएगा। चैप्टर 14 जो लघु वन उपज हैं, जैसे कि आपके क्षेत्र में महुआ या लकड़ी, पत्ता, ये सब जो है ना, ये सब को आप ग्राम सभा की सहमति से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। केंदू पत्ता या और जो भी नियम है, महुआ का फूल, ये सब का संग्रहण, संरक्षण, ये सब ग्राम सभा कर सकेगी। चैप्टर 15 बोलता है संक्रमित भूमि का प्रत्यारोपण, यानी ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि किसी कृषि भूमि योग्य जो कृषि योग्य भूमि है वो किसी भी कारण से परती नहीं रहे,
और गांव से बाहर गए प्रवासी लोग, आश्रित एवं नाबालिगों इत्यादि के भूमि पर उनकी सहमति से खेती तथा ऐसी भूमि के लिए उचित व्यवस्था निर्धारित करेगी। ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे कि प्रवासी लोगों की भूमि पर भूमिहीन या ज़रूरतमंद लोगों के द्वारा खेती की जा सके, और ऐसी खेती के लिए शर्तें बनाना। ठीक है, जो भी भूमि है उसमें गिरवी से संबंधित जो भी मामले हैं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा के संज्ञान में लाया जाएगा, बतलाया जाएगा ग्राम सभा को। और उपर्युक्त प्रावधान केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के भूमि के संबंध में लागू होंगे। सीएनटी की धारा 1908 के 71A, जो सीएनटी एक्ट 1908 है ना, उसकी धारा 71A, 72 तथा 73 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल, अन्य प्रथागत कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। हस्तांतरण, जो भी हस्तांतरित भूमि की वापसी, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 का में जो प्रावधान पहले से हैं 71 का, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को कब्जा प्रत्यावरण करने की शक्ति भी प्रदान करता है। चैप्टर 15 हो गया। अब चैप्टर 16 एक बार देख लीजिए। बाजारों का जो प्रबंधन है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा का कर्तव्य होगा कि बाजारों में दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं के लिए जल, शेड एवं अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बाजार में जनसाधारण के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के प्रवेश एवं विक्रय पर रोक लगाई जाए। सुनिश्चित करें कि समव्यवहार एवं भार एवं माप वास्तविक हों, यानी कि नाप तौल में भी कंट्रोल। आप एक बार देख सकते हैं कि ज़्यादा चोरी चकारी ना हो, लोग डंडी मार देते हैं ना वजन वगैरह करने की वजह, तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देगा ग्राम सभा। इन सभी चीज़ों पर भी उनका नियंत्रण होगा। मूल्य पे भी थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। मूल्य से संबंधित धोखाधड़ी या गलत जानकारी सहित समस्त व्यवहार प्रतिबंधित कर सकेगी। बाजार में आसपास के क्षेत्र में जुआ, सट्टेबाजी, चाहे वो जिस भी प्रकृति का हो, इत्यादि को ये कंट्रोल कर सकेगी। बाजार में दुकानदारों पर अधिरोपित करने की शक्ति होगी, और बाजार में लघु विक्रेताओं पर कोई कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा। और अंतिम चैप्टर हमारा है, अंतिम चैप्टर है उधार से संबंधित। उधार पर जो नियंत्रण है उस पर बात की गई है कि जो साहूकारी अधिनियम है 2016 के नियम, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 3 क द्वारा 46 के अनुसार कार्रवाई करने में सक्षम होगी। और ऐसे संस्थाओं को ग्राम सभा भवन या सार्वजनिक स्थान पर ब्याज की दर से संबंध में एक सूचना पट्टा लगाना अनिवार्य होगा। जो आप साहूकार से ऋण लेंगे या जहाँ से भी, जिस संस्था से आप कर्ज वगैरह लेंगे, वहाँ उसे वो पट्टा में लिख के रखेगा कितना इंटरेस्ट है, कितने दिनों के लिए लिया गया है, या क्या क्या हर एक डिटेल में दिखना होगा कि कैसे कैसे उसका प्रावधान है। संस्थाओं को ग्राम सभा क्षेत्र में दिए गए ऋण, ब्याज की दर तथा ऋण की शर्तों के संबंध में प्रतिवर्ष ग्राम सभा में लिखित जानकारी देना आवश्यक है। पंजीकृत संस्थाएं अतिरिक्त किसी भी साहूकारी की जानकारी प्राप्त होने पर सभा ऐसे साहूकारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सकेगी, और ऋण चुकाने में असफल होने की स्थिति में व्यक्ति पर वसूली हेतु भूमि की नीलामी, कुर्की या कानूनी कार्रवाई के प्रकरणों में ग्राम सभा कर्जदार के न्यूनतम आवश्यकताओं एवं मानवाधिकार से सुरक्षित रखने की प्रयास करेगी। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। पैसा कानून मैंने कोशिश किया समझाऊं, बहुत सी चीज़ें छूट भी गई होंगी, लेकिन आप इस गजट को एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा ही। और हर एक चैप्टर थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, और आगामी परीक्षाओं में ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अगली वीडियो में एक नए टॉपिक लेके ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एग्जाम हब और चैनल की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ।